प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाने के लिए जब बाढ़ आई पिछले साल, तब इन्होंने गेट्स नहीं खोले, और जब खोले दूसरे दिन तब नीचे भरूच, अंकलेश्वर, बड़ौदा, भरूच और नर्मदा 3 जिलों के गांव, अंकलेश्वर तहसील के भी घर हजारों डूब गए, मंदिर और तीर्थ भी ध्वस्त हो गए। पर 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर क्या फिर से घाटी का मरण दिन साबित होगा? एक बाजू 51 लाख पौधारोपण की जाहिरात होती है, जाहिरातों पर ही करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। 100 साल से ज्यादा पुराने पेड़ है वो काटे जाते हैं। नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। आज हम हैं इंदौर में। हमारे साथ है ख्यात समाज सेविका मेधा पाटकर जी। नर्मदा बचाओ आंदोलन समेत जंगल और जमीनों की कई लड़ाइयों के लिए उन्होंने बड़े कार्य करे हैं और आज इन विषयों पर उनसे हम चर्चा करेंगे। मेधा जी, स्वागत है आपका अमर उजाला में। सबसे ज्यादा जो आंदोलन प्रभावी रहा, जिसकी चर्चा रही, नर्मदा बचाओ आंदोलन, उससे मैं शुरुआत करूंगा। उनके पीड़ितों की आज क्या स्थिति है? नर्मदा आंदोलन आज भी जारी है। 39 सालों में हमने बहुत कुछ पाया है, पर जो खोया है वो सरकार की अवैधता, कानून, नीति और न्यायालयीन आदेशों के उल्लंघन के कारण हुआ है। खास करके उन्होंने पहाड़ पट्टी के भी जो लोग फंसाए गए हैं, हमने जमीन देने के लिए आग्रह रखा तो 20,000 परिवारों को जमीन मिली है। कुल करीबन 40 से 50,000 के बीच में संख्या है, इनका पुनर्वास हुआ है। महल भी बने हैं किसानों के, पर जिनको घर बनाना संभव नहीं था, 5,400 चौरस फीट का प्लॉट लेकर भी उनके लिए फिर 5,80,000 अनुदान घोषित हुआ। इन्होंने हजारों को नहीं दिया। कल की बात तो ये है कि पिछले साल जो हजारों परिवारों के घर ध्वस्त हुए, सरकार ने खेल खेला। बैक वाटर लेवल जो पहले CWC ने, केंद्रीय जल आयोग ने लगाई थी, इन्होंने कागजी मैथमेटिकल मॉडल बदल दी थी और 16,000 परिवारों को उनके घर का अर्जन करने के बाद, अधूरा देने के बाद बाहर कर दिया डूब से। तो उनका पुनर्वास पूरा नहीं हुआ, वो वहीं रहने लगे और उनके यहाँ पानी चढ़ा पुराने स्तर तक। तो ये भी झूठा साबित हुआ। पर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाने के लिए जब बाढ़ आई पिछले साल, तब इन्होंने गेट्स नहीं खोले, और जब खोले दूसरे दिन तब नीचे भरूच, अंकलेश्वर, बड़ौदा, भरूच और नर्मदा 3 जिलों के गांव, अंकलेश्वर तहसील के भी घर हजारों खेत भी डूब गए, मंदिर और तीर्थ भी ध्वस्त हो गए। तो ये सब के बारे में आज भी आक्रोश है और इस साल हमने चेतावनी दी है। अभी तो इन्होंने रेगुलेशन मॉनिटरिंग चालू रखा है, सरदार सरोवर के गेट्स काफी खुले रखे हैं, पर 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर क्या फिर से घाटी का मरण दिन साबित होगा, जिसमें हमारे 6 इंसान मरे गए, 1200 मवेशी मर गई, 8,000 से ज्यादा घर ध्वस्त हुए, अनाज, चारा सब कुछ बह गया, सामान बिगड़ गए। आज उसकी पूरी भरपाई नहीं दे रही है, केवल राहत हमने ले ली है। तो ये सब चीज आज भी जारी है। पर मुद्दा ये है कि इतना बड़ा बांध जो 4,200 करोड़ शुरुआती की लागत बताते थे, वो 90,000 करोड़ पर कैसे खर्चा चल? क्योंकि सरदार सरोवर का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, पर्यटन के प्रोजेक्ट्स, इसकी भी लागत उसमें डाल दी गई। और कच्छ में पानी हमारे कारण गया नहीं, ये जो चुनावी प्रचार किया गया वो तद्दन झूठ है। कच्छ में कभी का पानी पहुंचा, अडानी के पोर्ट्स को मिला है, और कच्छ में आज भी माइक्रो कैनाल नहीं बने हैं, इसलिए पानी बहा रहे हैं लाखों लीटर्स, जिसके कारण सॉल्ट पैन वर्कर्स आज आजीविका खो बैठे हैं। उनके नमक कमाने के पूरी आजीविका ध्वस्त हो गई। जी, एक लंबी लड़ाई चली, आमिर खान जैसे सितारे भी इसमें आपके साथ रहे, आपने लंबा संघर्ष करा, उसके बावजूद कमियां क्या रह गई या सरकारों की मंशा नहीं थी? क्या कारण रहे कि इतनी लंबी लड़ाई के बावजूद भी आज भी लोग संघर्ष कर रहे हैं? देखिए, विकास के अवधारणा का सवाल है। ये एक वोट बैंक और नोट बैंक दोनों उससे हासिल करना चाहते हैं, और पूरा अभ्यास नहीं होता है पर्यावरणीय असर का, सामाजिक असर का। पूरी पुनर्वास नीति नहीं बनती है, इसीलिए तो 1894 का कानून रद्द करवाने के लिए हमने जंग छेड़ी, और नंदीग्राम के संघर्ष के बाद 2013 का कानून बना, जिसके लिए 2 महीने दिन रात हम लोग वहीं रुके थे, और जयराम रमेश जैसे मंत्री बने तो काम आगे बढ़ा। रघुवीर प्रसाद जी थे, लालू प्रसाद जी के पार्टी के, उन्होंने भी आगे बढ़ाया, लेकिन आज तक उस कानून का पूरा पालन नहीं होता है। उस
कानून में ये है कि खेती की जमीन गैर खेती के लिए नहीं दे सकते हैं। 70-80% लोगों की मंजूरी चाहिए किसी भी योजना के लिए, और अगर भूमि का अधिग्रहण हो गया तो जो सिविल गाइडलाइंस के आधार पर होता है उसकी 2 गुना या 4 गुना देनी चाहिए। बहुत सारी बातें उसमें हैं, और ग्राम सभा के सहभाग के सिवाय कोई योजना का प्लानिंग नहीं होता, पुनर्वास योजना बनने के सिवाय आगे नहीं बढ़ती। पर सब जगह ये वो सबसे अच्छी पुनर्वास नीति तो सरदार सरोवर में ही बनी है। नर्मदा के ऊपर के बरगी से महेश्वर तक, महेश्वर तो अभी भंगार हो गया, पर ओंकारेश्वर तक के बांधों के किसी भी विस्थापित को एक को भी जमीन नहीं मिली। हमारे 20,000 लोगों को अधिकार तो मिल गया, पर अभी भी सैकड़ों लोग बाकी हैं। तो ये सब चीजें होती हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से ही वो देखते हैं किसी भी परियोजना को, वो विकास के दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। इसलिए विकास में विनाश होता है, विस्थापन होता है, और उसके लाभों के बंटवारे में विषमता होती है। और इस प्रकार से बड़े बांध जो हमने अमेरिका के पदों पर चलते हुए चालू किए, वो आज अमेरिका ने 1951 बांध निरस्त किए, यूरोप के देशों ने 4000 बांध निरस्त किए, क्योंकि नदियों को अविरल और निर्मल ही बहने देना चाहिए। उसके बिना आज जल पर तीसरा जागतिक युद्ध होगा, ऐसी परिस्थिति निर्माण हो रही है। एक विषय आपने इंदौर में मल्हारगंज में जो पेड़ों की कटाई हो रही है, हुकुमचंद मिल में जो बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाने वाले हैं, उनके लिए एक पत्र भी प्रशासन और महापौर को लिखा था। इंदौर में लगभग हजारों की संख्या में पेड़ कटे हैं औद्योगिकरण या विकास के नाम पे, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? एक बाजू 51 लाख पौधारोपण की जाहिरात होती है, जाहिरातों पर ही करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और दूसरी बाजू 7,000 जो ऐसे 100 साल से ज्यादा पुराने पेड़ है वो काटे जाते हैं। ये दोनों का तुलना नहीं हो सकती है। आज जरूरी है वो वहाँ बक्सवाहा का फॉरेस्ट हो, वो छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य हो, वो हमारे सातपुड़ा का जंगल हो, सब जो पुराने नेचुरल फॉरेस्ट है उसको बचाना। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इंदिरा जी को समझा कर लाया था, वो बदलने की कोशिश को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक मानकर रोक दिया। तो इसी से समझना चाहिए। राज पर्यावरणीय कानून, एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, किसी का पालन ही नहीं होता। पब्लिक हियरिंग भी नाम के वास्ते चलती है, वो प्राइवेट पूंजीपतियों के कब्जे में चलती है। तो इसीलिए विकास नियोजन की प्रक्रिया पूर्णतः विकेंद्रित होनी चाहिए। ग्राम सभा, लोकसभा से ऊंची ग्राम सभा, ये हमारा नारा है। तो जो लद्दाख मांग रहा है वो केवल लद्दाख के पशुपालकों की बात नहीं है, हर गांव के किसान, मजदूर, पशुपालक, सबकी वो जरूरत है विकास नियोजन में सहभागी होने की। एक अंतिम क्वेश्चन आपसे, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है गेल इंडिया का सीहोर में। वहाँ पे जो काली मिट्टी के खेत हैं, जहाँ पे एक साल में 3 फसलें होती हैं, बड़ी संख्या में वो जमीनें किसानों की ली जा रही हैं। सरकार का अभी उसमें एक स्टेटमेंट आया है कि इतनी बड़ी जमीन कहीं अवेलेबल नहीं है। दूसरी तरफ इंदौर, बेटमा, उज्जैन रोड पर जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, बड़ी संख्या में किसान रैलियां कर रहे हैं दोनों ही जिलों में, सीहोर में, इंदौर में, और विरोध कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पे अगर करोड़ों रुपए भी दे दिए जाएं तो वो खेती की जमीन नहीं देंगे, क्योंकि वो उनकी पुश्तैनी जमीन है और वो चाहते हैं अच्छा दूध और अच्छा जो फल है, अच्छी सब्जियां हैं, वो शहर तक और जनता तक पहुंचे। आप क्या कहना चाहेंगी इस तरह की जो जमीन लैंड एक्वायरमेंट किया जा रहा है उसके ऊपर? सीहोर तो ऐसा है कि जहाँ शरबती गेहूं, जहाँ एक बाजू शरबती गेहूं है और दूसरी बाजू प्रॉफिटी रेत खनन भी है। तो आज खेती को छीनने की जो प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 2013 के कानून का पालन नहीं होता, हाईवेज लॉन्जिट्यूडिनल प्रोजेक्ट माना जाते हैं, इसलिए उनके ये कानून लागू नहीं करते हैं। ये सब जो चीज़ें हो रही है उसमें खेती बचाओ देश बचाओ यही संकल्प होना चाहिए। और किसानों को घाटे का सौदा होते हुए भी आज वैकल्पिक आजीविका सामने नज़र में नहीं दिखती है, उनके बेटों के बेटियों के लिए भी नहीं दिखती है, तो उनको जुटाना चाहिए। और अन्न सुरक्षा अगर इस देश को चाहिए, सार्वजनिक और सॉवरेन कंट्री को, सार्वजनिक हक हित का होते हुए, तो हम लोगों को खेती बचाना ही चाहिए। और इन परियोजनाओं को ये मुट्ठी भरों के लिए ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। आज कार्स जो रास्ते पर आ रही है उसके कारण एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं और हाईवेज भी बढ़ रहे हैं। ये भी एक आघात ही है ना, ये भी विकास के नाम पर एक आघात है जो किसानों, मजदूरों पर, निसर्ग प्रकृति निर्भर समुदायों पर हो रहा है। तो लड़ने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है। इसको कोई सही जवाब लोकसभा और विधानसभा में नहीं मिलते हैं, झूठे जवाब मिल रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ मेघा पाटकर जी, जिन्होंने हमें स्पष्ट शब्दों में बताया कि जल, जंगल, जमीन, खेती, किसानों की कितनी जरूरत है। विकास के नाम पर इनका विनाश भविष्य में बड़े सवाल पैदा करेगा, भविष्य के लिए बड़ा खतरा पैदा करेगा। मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया, धन्यवाद।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।